हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस साल यूपी टेट की परीक्षा क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नौकरी उसी को मिलेगी जो एग्ज़ाम को क्रैक करके सुपर टेट की वैकेंसी में बैठेगा। तो दोस्तों, यूपी टेट का सिलेबस क्या है और किस तरह से पढ़ाई करनी है, इसको हम जानेंगे। और दोस्तों, मैं आपको सटीक और आसान तरीके से तैयारी कराऊंगी। दोस्तों, पढ़ने से पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि यूपी टेट में कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो अगर सब्जेक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो बाल विकास और शिक्षण के अंतर्गत 30 प्रश्न होते हैं और जो कि 30 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है और इसके नंबर भी 30 होते हैं। और वहीं पर दोस्तों, मैथ की बात की जाए तो इसके क्वेश्चन भी 30 होते हैं और 30 नंबर के ही आते हैं। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और दोस्तों, वहीं पर भाषा मन हिंदी की बात कर ली जाए, हिंदी के प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है और 30 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यह भी 30 नंबर का होता है और इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वहीं पर भाषा सेकंड की बात की जाए तो उसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से आपको कोई एक विषय चुनना पड़ता है जब आप फॉर्म भरते हैं तब। दोस्तों, भाषा सेकंड के प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है, चाहे आप अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू, चाहे संस्कृत, और इनके नंबरों की संख्या 30 होती है। यानी प्रश्न भी 30 और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। यानी 30 नंबर का संस्कृत या उर्दू या अंग्रेजी पूछी जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 150 होती है और इसके 150 नंबर होते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास की अवधारणा पढ़नी पड़ती है और विकास के सिद्धांत भी पढ़ने पड़ते हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, विकास के कितने आयाम होते हैं, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं और इसे पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, विकास के प्रभावी कारक के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी पढ़ना पड़ता है। परिवार और विद्यालय के विशेष संदर्भ में और अधिगम, इनसे भी प्रश्न बनता है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका भी पढ़नी पड़ती है। वहीं पर दोस्तों, अगर अधिगम एवं अभिप्रेरणा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अधिगम का अर्थ क्या होता है और इनकी अवधारणा क्या होती है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पढ़ना पड़ता है। और इसकी प्रक्रियाएं एवं अधिगम के प्रभावी कारक भी पढ़ने पड़ते हैं। और दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत और उनका महत्व क्या होता है, यह भी पढ़ना पड़ता है। और बालक किस प्रकार से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, यह भी पढ़ना पड़ता है। और वहीं पर दोस्तों, अगर बात की जाए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की और व्यक्तित्व एवं बुद्धि की, तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ क्या होती है, ये भी पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है या हम और आप किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं, इन सब के बारे में, इन जैसी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। वहीं पर दोस्तों, व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व के अंतर्गत अवधारणा एवं प्रकार को पढ़ना पड़ता है और व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक एवं इसका मापन भी पढ़ना पड़ता है। और वहीं पर दोस्तों, बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि के अंतर्गत सिद्धांत और इसका मापन और बहुआयामी बुद्धि के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। आगे है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन के अंतर्गत
विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े मानसिक रूप से मंद बच्चों के बारे में, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं, और वंचित और विशेष बाधित बच्चों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों अधिगम निर्योग्यता या कठिनाई क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, तो इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। आगे है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 से भी ये भी पढ़ना पड़ता है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। और आगे है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम नीतियां और विधियां, इन सब के बारे में भी दोस्तों पढ़ना पड़ता है। और एनईपी 2020 तथा 2022 के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बालकों की भूमिका और दायित्व, बालकों की क्या भूमिकाएं होती हैं, उनका क्या दायित्व होता है, इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये मैंने बाल विकास का सिलेबस जो भी था ये मैंने आपको बता दिया है। आइए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी जान लेते हैं, इनका क्या सिलेबस है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी के अंतर्गत हमें परिवार के बारे में पढ़ना है, भोजन और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ना है, और निवास स्थान के बारे में भी पढ़ना है। निवास स्थान का अर्थ ये है कि घरों के प्रकार, कैसे घर होने चाहिए, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और पेड़ और पौधे के बारे में, जैसे उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। और दोस्तों हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ना पड़ता है, निष्पक्ष स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय के बारे में, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, अब्दुल कलाम की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आगे है पानी के बारे में पढ़ना पड़ता है दोस्तों, जैसे जल प्रदूषण के बारे में, यातायात और संचार के बारे में पढ़ना पड़ता है, खेल और खेल भावना के बारे में पढ़ना पड़ता है। और भारत के अंतर्गत नदियां, पठार, जंगल, यातायात, महाद्वीप और महासागर के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। और वहीं पर बात करें हमारा क्षेत्र के अंतर्गत तो दोस्तों नदियां, पहाड़, पत्थर, जंगल, यातायात, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संविधान और शासन प्रणाली के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस। आइए दोस्तों अब हम हिंदी के सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं कि हिंदी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हिंदी के अंतर्गत अपठित गद्यांश को पढ़ना है, और समास के बारे में पढ़ना है, समास कितने प्रकार के होते हैं या हम समास को किस प्रकार से समझ सकते हैं। और दोस्तों वर्ण विचार के बारे में पढ़ना है, तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ना है, और उपसर्ग के बारे में पढ़ना है, और संज्ञा के बारे में, लिंग, प्रत्यय, संधि, वचन, इन सब के बारे में पढ़ना है। वचन कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। और वहीं पर बात की जाए दोस्तों तो कारक के बारे में पढ़ना है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम के बारे में। दोस्तों हिंदी के अंतर्गत विशेषण के बारे में पढ़ना है, क्रिया के बारे में पढ़ना है, काल के बारे में और विलोम शब्दों के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों वाक्य के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ना है, रस क्या है उसे पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है, अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं उनको पढ़ना है। और दोस्तों वाक्य विचार के बारे में कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और दोस्तों छंद के बारे में, अलंकार के बारे में, अशुद्धि शोधन के बारे में और वाक्य रचना के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों वाक्य के अंग क्या हैं इनके बारे में पढ़ना है, भाषा दक्षता का विकास इनके बारे में पढ़ना है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, भाषाई कौशल का विकास जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब के बारे में पढ़ना है। और पदबंध, भाषा शिक्षण विधि। तो दोस्तों अगर भाषा शिक्षण विधि
भाषा शिक्षण के उपागम और शिक्षण अधिगम सामग्री की बात की जाए तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। ये सभी पेडागॉजिकल कंसेप्ट हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं गणित के सिलेबस क्या हैं। तो दोस्तों गणित के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में पढ़ना है। और वहीं पर बात की जाए तो पूर्णांक, कोष्ठक, कम से कम सामान्य गुणक और सबसे बड़ा सामान्य कारक, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और दोस्तों वर्गमूल, क्यूब जड़ क्या है और बीजगणित संकल्पना, इन सब के बारे में पढ़ना है। आगे है एक साथ समीकरण, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज रचनाएं, त्रिभुज, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और वहीं पर दोस्तों वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और दोस्तों पाई और बार चार्ट क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, अवर्गीकृत डेटा की तस्वीर, प्रायिकता क्या है, ग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और दोस्तों कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातीय घातांक, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो दोस्तों ये है गणित का सिलेबस। आइए दोस्तों जान लेते हैं संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, संस्कृत का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों संस्कृत के अंतर्गत अपठित गद्यांश पढ़ना है, संस्कृत भाषा शिक्षण पढ़ना है, संस्कृत में अनुवाद पढ़ना है, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय, ये सब भी पढ़ना है। और दोस्तों सर्वनाम, क्रिया, ये सब भी पढ़ना है। वहीं पर बात की जाए दोस्तों तो शरीर के प्रमुख अंगों के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ये भी पढ़ना है। और संधि के अंतर्गत सरल शब्दों की संधि एवं उनका पृथक्करण, ये सब भी पढ़ना है। और संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान यानी कि अंक, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, इसको भी पढ़ना है। लिंग, स्वर, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन के बारे में भी पढ़ना है। और दोस्तों कवियों और लेखकों की रचनाओं के बारे में भी पढ़ना है, सतत मूल्यांकन के बारे में भी पढ़ना है और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी पढ़ना है। दोस्तों सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण ये पेडागॉजिकल कंसेप्ट हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में भी पढ़ना है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यह सिलेबस आप अपने दोस्तों को भी जरूर सेंड कर दें ताकि आपके साथ साथ वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सके। तो दोस्तों सभी को साथ लेकर चलना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।